वॉरेन बफेट के निवेश रहस्य हिंदी। द बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। पिछली बार हमने वॉरेन बफेट के निवेश नीति के बारे में जाना। इस बार हम वॉरेन बफेट के पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। द बफेट पार्टनरशिप की स्थापना के समय उसमें 7 सीमित साझेदार लिमिटेड पार्टनर्स थे, जिन्होंने साथ मिलकर कुल 1,05,000 की आरंभिक पूंजी का निवेश किया था। बफेट इसमें सामान्य साझेदार यानी जनरल पार्टनर थे और उन्होंने 100 का योगदान दिया था। फर्म के सीमित साझेदारों को अपने निवेश पर सालाना 6% की दर से ब्याज और इसके ऊपर निवेश में हुए लाभ का 75% हिस्सा मिलता था। बफेट को बचा हुआ 25% का लाभ मिलता था, परंतु बफेट इसी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने साझेदारों को बताया कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से 10% अंकों से अधिक मूल्य का औसत व्यापार करना उचित लक्ष्य था। बफेट ने अपने साझेदारों को वचन दिया कि निवेश के लिए चुने गए शेयरों का आधार उनका निहित मूल्य होगा, न कि उनकी लोकप्रियता, तथा उनकी फर्म पूंजी की हानि को स्थायी रूप से न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करेगी। प्रारंभ में बफेट की फर्म ने ग्राहम के मानदंडों पर खरे उतरने वाले शेयरों में निवेश किया। बाद में इस रणनीति के साथ साथ बफेट ने विलय अंतरपणन मर्जर आर्बिट्रेज की रणनीति भी अपनाई। विलय अंतरपणन की रणनीति में विलय से पूर्व विलय होने वाली कंपनियों के शेयरों को परिस्थिति अनुसार खरीद अथवा बेचकर लाभ कमाया जाता है। बफेट को इस रणनीति से बहुत लाभ हुआ और उन्होंने इसे अपनाकर लगभग जोखिम रहित लाभ कमाया। बफेट के साझेदारी फर्म ने आरंभ से ही ज़बरदस्त लाभ कमाना आरंभ किया। पहले 5 वर्षों में 1957 से 1961 तक डाउ जोन्स सूचकांक में 75% की बढ़ोतरी हुई। वहीं बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के व्यापार में 251%, सीमित साझेदारों के लिए 181% की वृद्धि हुई। बफेट ने अपने लक्ष्य से कहीं आगे निकल गए थे। उन्होंने डाउ सूचकांक को 10% की बजाय 35% अंकों से औसत से पछाड़ा दिया। जैसे जैसे बफेट की ख्याति बढ़ी, उनके ग्राहक बढ़ते गए। उन्होंने नए ग्राहकों के साथ अलग अलग साझेदारियां आरंभ कर दी। 1962 में बफेट ने अपनी सभी साझेदारियों को एक में विलय करने का निर्णय लिया। उसी वर्ष बफेट ने अपना कार्यालय अपने घर से ओमाहा के किविट प्लाजा में स्थानांतरित कर दिया, जहां वह आज भी स्थित है। इसके अगले वर्ष बफेट ने एक ऐसा निवेश किया जिसने उनकी ख्याति और भी बढ़ा दी और जो आज भी उनके करियर के सबसे प्रसिद्ध निवेशों में से एक माना जाता है। 1960 के दशक में एक बड़ा कॉरपोरेट घोटाला सामने आया। टीनो दे एंजेलिस की अध्यक्षता वाली एलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल कंपनी ने कई बैंकों से करोड़ों डॉलर का उधार लिया। उधार लेने के लिए कंपनी ने अपनी वनस्पति तेल भंडार के गिरवी रखा। उसमें फर्जीवाड़ा यह था कि वनस्पति तेल के भंडार को यथार्थ से अधिक दिखाया गया था। उसके लिए द एंजेलिस न्यू जर्सी में एक कारखाना स्थापित किया और उसमें 5 मंजिल ऊंचे 139 तेल रखने के टैंक बनवाए। उन टैंकों में पानी भरवा दिया और कुछ फुट तक सोयाबीन का तेल। चूँकि तेल पानी पर तैरता है, इसलिए ऊपर से देखने पर लगता था कि सभी टैंकों में पूरी तरह तेल भरा है। जब बैंकों की ओर से भेजे गए इंस्पेक्टर कंपनी द्वारा उधार लेने के लिए घोषित तेल भंडार की सत्यता की जांच करने के लिए जाते, तो कंपनी के कर्मचारी उन्हें वे टैंक दिखाकर तेल की गलत मात्रा बता देते थे। जब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तब पता चला कि बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक लेमी, अमेरिकन एक्सप्रेस तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने एलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल कंपनी को कुल मिलाकर 150 मिलियन उधार दिए थे। इस घोटाले को अमेरिका में सैलेड ऑयल स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लग गया था। इस घोटाले से अमेरिकन एक्सप्रेस को कुल मिलाकर 58 मिलियन का नुकसान हुआ और उसके शेयरों के दाम 50% से अधिक गिर गए। बेन ग्राहम से बफेट ने यही सीखा था कि जब भी किसी मजबूत कंपनी के शेयर उसके निहित मूल्य से कम पर
उपलब्ध हो तो मौका गंवाना नहीं चाहिए। बफेट जानते थे कि अमेरिकन एक्सप्रेस को इस घोटाले के कारण 58 मिलियन का नुकसान हुआ है, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि कंपनी के ग्राहकों को इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। इसे जानने के लिए वह ओमाहा नगर के विभिन्न रेस्तरां में गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ग्राहक अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रसिद्ध ग्रीन कार्ड से तब भी अपने बिल का भुगतान कर रहे थे और उसके प्रयोग में कोई गिरावट नहीं आई थी। वे कई स्थानीय बैंकों में भी गए और पाया कि उस घोटाले का अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवल्स चेक की बिक्री पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा था। यह सब देखकर बफेट ने अपने कार्यालय लौटकर उन्होंने तुरंत ही 13 मिलियन के मूल्य के अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर खरीद डाले। यह उनकी फर्म की कुल संपत्ति का 25% भाग था। अगले 2 वर्षों में उन शेयरों का दाम बढ़कर तिगुना हो गया और बफेट की फर्म के सभी साझेदारों को कुल 20 मिलियन का मुनाफा हुआ। यह था ग्राहम की और बफेट का जादू। आरंभ में बफेट ने अपनी साझेदारी फर्म की निवेश गतिविधियों को निहित मूल्य से कम बिकने वाले शेयर एवं विलय अंतरपणन की रणनीति के निवेश तक ही सीमित रखा था, परंतु 5वें वर्ष में उन्होंने पहली बार किसी कंपनी में नियंत्रण अधिकार कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदा। इसका नाम डेप्स्टर मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जो कृषि उपकरणों का निर्माण करती थी। उसके उपरांत उन्होंने न्यू इंग्लैंड की एक अत्यंत रुग्ण कपड़ा बनाने वाली कंपनी वर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदने का आरंभ किए। सन 1965 तक उन्होंने उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस में विविक्त बिंदु इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक वक्र पर ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर वक्रता धनात्मक से ऋणात्मक अथवा ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित होती है। इस प्रकार के विविक्त बिंदु कंपनियों, उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं, भू राजनैतिक परिस्थितियों तथा व्यक्तियों के जीवन में भी पाए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि 60 का दशक बफेट के जीवन में एक विविक्त बिंदु जहाँ बफेट एक निवेशक से एक व्यवसायी के रूप में परिवर्तित हुए। वह एक ऐसा समय भी था जब शेयर बाजार भी एक विभक्ति बिंदु पर पहुँच गया था। सन 1956 से ग्राहम द्वारा प्रतिपादित एवं बफेट द्वारा प्रयुक्त निहित मूल्य की रणनीति शेयर बाजार पर हावी थी, परंतु 60 के दशक के मध्य में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। उस समय गो वर्ष का संबोधित किया जाता है। गो का अर्थ बढ़त वाले शेयर, ग्रोथ स्टॉक्स। वह एक ऐसा समय था जब शेयर लोभ द्वारा संचालित था तथा यथाशीघ्र एवं अधिकाधिक पैसा कमाने के लिए निवेशक बड़े प्रचार एवं नाम वाले शेयरों में निवेश कर रहे थे। बाजार की मानसिकता में आए इस बदलाव के बावजूद बफेट पार्टनरशिप के परिणाम उत्कृष्ट ही हो रहे थे। सन 1966 के अंत तक बफेट पार्टनरशिप के व्यापार में 1156% सीमित साझेदारों के लिए 704% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी अवधि में डाउ सूचकांक में 123% की वृद्धि हुई थी। पर बफेट का मन व्याकुल हो रहा था। यद्यपि तब जब शेयर बाजार ग्राहम के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा था, परंतु बाजार का नया उभरता हुआ चलन बफेट की समझ से परे था। सन 1969 में बफेट ने अपने साझेदारी फर्म को बंद करने का निर्णय लिया। उन्हें लग रहा था कि बाजार में सट्टा अधिक लग रहा है और वहाँ उनकी निवेश पद्धति के उपयुक्त वातावरण नहीं है। 1960 के दशक के अंत तक बाजार में ऊंचे दामों वाले शेयरों का बोलबाला था। लगभग सभी निवेशक निफ्टी के पहले 50 शेयरों में निवेश करना पसंद कर रहे थे। एवन, पोलाइड एवं जेरोक्स कंपनी प्रति शेयर लाभ के 50 से 100 गुना अधिक दामों पर चल रहे थे। बफेट ने अपने सभी साझेदारों को पत्र लिखा और स्वीकार किया कि बाजार की मौजूदा परिस्थिति उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा, हालांकि एक बिंदु पर मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है और वह यह कि जिस निवेश पद्धति से मैं अभी तक निवेश करता आया हूँ वही मुझे तार्किक लगती है और उसको ही मैं समझता हूँ। इसलिए भले ही उस पद्धति का वर्तमान वातावरण में उपयोग न कर पाऊँ, फिर भी मैं एक ऐसी पद्धति को अपनाकर निवेश नहीं कर सकता जो मेरी समझ से परे है, जिसको मैंने सफलतापूर्वक
कभी प्रयोग नहीं किया और जिसको अपनाने से मुझे लगता है कि दीर्घकाल में पूंजी की अपरिवर्तनीय एवं स्थायी हानि हो सकती है, भले ही इसके कारण मैं सुगमता से बड़े लाभ कमाने से वंचित रह जाऊं। साझेदारी के आरंभ में बफेट डाउ सूचकांक को सालाना औसतन 10% अंकों से पछाड़ने का लक्ष्य लेकर चले थे। सन 1957 से 1969 के बीच उन्होंने डाउ को सालाना औसतन 22% अंकों से पछाड़ा। जब उनकी साझेदारी फर्म बंद हो गई तो सभी निवेशकों को उनका हिस्सा मिल गया। उनमें से कुछ नगर पालिकाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश की सलाह दी गई और कुछ को दूसरे निवेश प्रबंधक के पास भेज दिया गया। वह निवेश प्रबंधक बफेट के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुराने सहपाठी बिल रुएन थे। बफेट केवल रुएन पर ही नहीं, अपने भूतपूर्व ग्राहकों के पैसे के सही प्रबंधन करने पर भरोसा रखते थे। रुएन बफेट के कुछ साझेदारों का पैसा निवेश करने के लिए तत्पर हो गए और वहीं से सेकोवा फंड का आरंभ हुआ। बफेट समेत अन्य साझेदारों ने अपना अपना हिस्सा वर्कशायर हैथवे के शेयरों में निवेश कर दिया। इससे बफेट की वर्कशायर में शेयर की पूंजी बढ़कर कुल 25 मिलियन हो गई। इसके फलस्वरूप बफेट को वर्कशायर हैथवे पर नियंत्रण मिल गया। जब बफेट ने अपनी साझेदारी फर्म बंद की तो कई लोगों को लगा कि उनके अच्छे दिन अब पूरे हो गए, लेकिन वास्तव में बफेट अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। अगली बार हम वर्कशायर हैथवे के बारे में जानेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।